मैं अक्षय नारायण पारिक, असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं राजकीय महाविद्यालय बूंदी के समाजशास्त्र विभाग के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। प्यारे विद्यार्थियों, आज का ये वीडियो बीए सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों के लिए है, जो कि उनका पेपर सेकंड सामाजिक मानव शास्त्र है और जिसके अंतर्गत आज हम लोग आदिम अर्थव्यवस्था के बारे में चर्चा करेंगे और वास्तव में जानने का प्रयत्न करेंगे कि जो प्रिमिटिव इकोनॉमी है वो क्या है, किस प्रकार से प्रिमिटिव इकोनॉमी को परिभाषित किया जा सकता है, साथ ही साथ जो आदिम अर्थव्यवस्था है उसकी मुख्य विशेषताएं क्या क्या है, या वे कौन सी विशेषताएं हैं जो किसी भी अर्थव्यवस्था को आदिम अर्थव्यवस्था बनाती है, या किस प्रकार से हम आदिम अर्थव्यवस्था को देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो विद्यार्थियों हम देखेंगे कि जो कोई भी अर्थव्यवस्था है वो किसी भी सामाजिक संगठन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। किसी भी सामाजिक या आर्थिक संगठन को बनाने के लिए, उसको निर्मित करने के लिए या उसे सुचारू रूप से चलाने के लिए अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण स्थान होता है। और ये जो अर्थव्यवस्था है ये किसी न किसी रूप में सभी समाजों में पाई जाती है। ऐसा नहीं है कि केवल धन या वित्त से संबंधित ही अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आते हैं, और प्रत्येक समाज का जो उत्पादन है, उपभोग है, वितरण है, विनिमय है, उन सभी की जो विधियां होती है वो भिन्न भिन्न विधियां पाई जाती है। तो उसी प्रकार से जो आदिम समाज हैं वो अनेक संगठनों और व्यवस्थाओं में एक महत्वपूर्ण संगठन आर्थिक व्यवस्था या आदिम अर्थव्यवस्था उसके अंतर्गत होती है। और यदि हमें आदिम अर्थव्यवस्था को पूर्ण रूप से समझना है, उसके बारे में जानना है, तो हमें आदिम अर्थव्यवस्था का क्रमबद्ध और वैज्ञानिक अध्ययन करना आवश्यक होगा। इसके लिए हमें पूर्ण रूप से आदिम अर्थव्यवस्था को समझना होगा, उसकी परिभाषाएं समझनी होगी, साथ ही उसकी जो विशेषताएं हैं वो समझने का प्रयास करना होगा। क्योंकि हम जानते हैं कि मानव का जो स्वभाव है वो ऐसा स्वभाव है कि जब उसके सामने आधुनिक अर्थव्यवस्था आती है तो सर्वप्रथम वो ये देखता है कि इसकी उत्पत्ति और इसका विकास कैसे हुआ। क्योंकि जो आदिम अर्थव्यवस्था है वो अर्थव्यवस्था के जो प्रारंभ था उसके अंतर्गत आता है। अर्थात यदि हम आधुनिक अर्थव्यवस्था को समझना चाहते हैं तो हमें आदिम अर्थव्यवस्था को समझना आवश्यक होगा, इसके बिना ये संभव नहीं है। तो चलिए हम सबसे पहले देखेंगे कि जो आदिम अर्थव्यवस्था है उसका अर्थ और परिभाषा क्या है, किस प्रकार से विभिन्न विद्वानों ने आदिम अर्थव्यवस्था को परिभाषित किया है। सबसे पहले मजूमदार और मदान की परिभाषा हम देखेंगे। तो मजूमदार मदान कहते हैं कि आर्थिक संगठन का अभिप्राय मानवीय संबंधों एवं मानवीय प्रयासों को इस रूप में सुव्यवस्थित एवं संगठित करना है कि न्यूनतम प्रयासों से रोजमर्रा के जीवन को अधिक से अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति संभव हो सके। अर्थात मिनिमम प्रयास में, कम से कम प्रयास में अधिक से अधिक जब हम किसी रिजल्ट को प्राप्त करना चाहते हैं तो वो अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आती है, अर्थ की व्यवस्था। और मजूमदार मदान आगे लिखते हैं कि संगठित प्रयास से सीमित साधनों द्वारा असीमित लक्ष्यों का अधिकतम पारितोष प्राप्त करने का नाम ही आर्थिक संगठन होता है। हमारे पास साधन सीमित हैं और हमें उन सीमित साधनों के द्वारा जो असीमित लक्ष्य हैं, अर्थात हमारे जो लक्ष्य हैं वो सीमित साधनों के द्वारा हम किस प्रकार से प्राप्त करते हैं, इसको प्राप्त करने का जो कार्य है, इसको प्राप्त करने का जो संगठन है वो आर्थिक संगठन कहलाता है। हम मैनेजमेंट किसे कहते हैं? मैनेजमेंट का तात्पर्य ये होता है कि हम सीमित साधनों में अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने का प्रयत्न करें। तो ठीक उसी प्रकार जो आर्थिक संगठन है उसमें भी जो सीमित साधन है उनके द्वारा असीमित लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। दूसरा है पिडिंगटन के अनुसार। पिडिंगटन कहते हैं
आर्थिक प्रणाली लोगों की भौतिक आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए उत्पादन की व्यवस्था, वितरण एवं नियंत्रण तथा समुदाय में स्वामित्व के अधिकारों तथा दावों को निर्धारित करती है। सेम यही चीज़ हो गई कि जो लोगों की भौतिक आवश्यकताएं हैं उनकी संतुष्टि के लिए, उत्पादन की व्यवस्था के लिए, उस उत्पादन का वितरण किस प्रकार होगा, कैसे उस पर नियंत्रण रखा जाएगा, इन सभी का निर्धारण आर्थिक प्रणाली या आर्थिक व्यवस्था के द्वारा किया जाता है। तीसरा है बील्स और हाइजर के अनुसार जो आर्थिक संगठन है, आर्थिक संगठन व्यवहारों के प्रतिमान है तथा समाज का वह परिणामात्मक स्वरूप है जो कि वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण एवं उपभोग से संबंधित है। बील्स और हाइजर भी इसको उत्पादन, वितरण और उपभोग से संबंधित मानते हैं। उत्पादन अर्थात किसी भी चीज़ का उत्पादन करना, किसी भी चीज़ का निर्माण करना। वितरण अर्थात किस प्रकार से उसका वितरण, किस प्रकार से उसे बांटा जाएगा, और उपभोग किस प्रकार से उसका उपभोग करना है, उसका उपयोग करना है। इससे संबंधित जो व्यवहार है वो आर्थिक संगठन के अंतर्गत आते हैं। अब रेमंड फर्थ कहते हैं आर्थिक संगठन एक सामाजिक क्रिया का भेद है। यह कई प्रकार की मानवीय सेवाओं को एक दूसरे से तथा अमानवीय वस्तुओं से इस प्रकार जोड़ता है कि वे दिए हुए उद्देश्यों की पूर्ति कर सकें। सेम वही चीज़ है, जब उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्य किया जाता है सीमित संसाधनों में, वो कार्य आर्थिक व्यवस्था के द्वारा ही किया जाता है। अब यदि हम देखेंगे ये जो सभी परिभाषाएं हैं, इससे ये तो होता है, ये तो समझ में आता है हमें कि जो कोई भी व्यक्ति या समूह है वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कम से कम प्रयास में अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। और मनुष्य की जो आवश्यकताएं होती है वो अनंत होती है, उनका कोई छोर नहीं होता है। यदि हमारे पास कोई चीज़ आती है तो हम सोचते हैं कि इससे अधिक हम लाभ प्राप्त करें, और जब उससे अधिक हमें प्राप्त होता है तो फिर हम सोचते हैं कि उससे अधिक हमें लाभ प्राप्त हो। तो जो साधन होते हैं, संसाधन होते हैं, वो तो सीमित होते हैं, और जो आवश्यकताएं हैं वो मनुष्य की अनंत होती है। तो जो आर्थिक व्यवस्था है उसके अंतर्गत हम किन किन को सम्मिलित करते हैं? उत्पादन को, उपभोग को, वितरण को और विनिमय को। इन चारों बातों को हम आर्थिक व्यवस्था के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं, और ये सभी मिलकर ही आर्थिक व्यवस्था का निर्माण करते हैं। तो आर्थिक व्यवस्था के निर्माण के लिए इन चार चीज़ों का होना अत्यंत आवश्यक होता है। अब हम बात करें कि आदिम अर्थव्यवस्था की, कि किस प्रकार से आधुनिक अर्थव्यवस्था, हमें ये समझ में आया कि वास्तव में अर्थव्यवस्था क्या है। परंतु यदि हम आदिम अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो आदिम अर्थव्यवस्था और आधुनिक अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जो डिफरेंस है, जो भिन्नता है, वो ये है कि जो आधुनिक अर्थव्यवस्था आदिम अर्थव्यवस्था में सरल, सादा, न्यून, विशेषीकृत तथा सीमित होती है, जबकि आदिम अर्थव्यवस्था को समझने के लिए इसकी विशेषताओं को समझना आवश्यक है। तो अब हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से आदिम अर्थव्यवस्था की विशेषताओं को हम समझ सकते हैं। पहला है संभरणात्मक आर्थिकी, सब्सिस्टेंस इकोनॉमी। अब यदि हम इसके शाब्दिक अर्थ पे जाएं या इसका जो मीनिंग है वो हम पढ़ें तो मजूमदार और मदान ने कहा है स्पष्ट शब्दों में कि प्रत्येक समाज में, भिन्न भिन्न समाज में जो प्राकृतिक वातावरण है वो भिन्न भिन्न होता है। क्यों होता है? कि जिन समाजों में प्राकृतिक वातावरण या प्राकृतिक पर्यावरण प्रतिकूल होता है और जो पैदावार है वो न्यूनतम होती है, कम होती है, और व्यक्ति दिन भर प्रयास करता है, अथक परिश्रम करता है, उसके बाद वो मुश्किल से अपना पेट भर पाता है और उसके पास अगले दिन के लिए कुछ नहीं बच पाता। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था है, इस प्रकार की जो ये कहें कि हम इस प्रकार का जो पर्यावरण है वो संभरणात्मक आर्थिकी कहलाता है। मजूमदार मदान ने ऐसी आर्थिकी को संभरणात्मक आर्थिकी कहा है। तो जो आदिम समाज है उसमें इसे हम लागू कर सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि आदिम समाज की ये एक प्रमुख विशेषता है, आदिम आर्थिक अर्थव्यवस्था की ये एक प्रमुख विशेषता है कि इसके अंतर्गत संभरणात्मक आर्थिकी पाई जाती है।
दूसरा है न्यून तकनीकी ज्ञान, मिनिमम टेक्निकल नॉलेज। अब यदि बात करें हम देखेंगे कि जो आदिम अर्थव्यवस्था है और आधुनिक अर्थव्यवस्था है, इसमें एक महत्वपूर्ण अंतर ये है कि आधुनिक किसान या आधुनिक कृषक की हम बात करें या आदिम जो लोग हैं, आदिवासी समुदाय है, उसकी हम बात करें, तो दोनों में एक बहुत बड़ा अंतर ये देखने को मिलता है कि उनके जो साधन हैं या उनके पास जो तकनीकी ज्ञान है वो आधुनिक अर्थव्यवस्था से की तुलना में बहुत कम ज्ञान होता है। उनके पास उत्पादन के साधन या जो उपकरण होते हैं वो बहुत कम होते हैं, या अगर होते भी हैं तो वो परंपरागत जो साधन होते हैं वो होते हैं। जैसे बात करें तीर कमान, कुदाल, गेती, मछली पकड़ने का जाल या कुछ पत्थर के उपकरण, ये सब उनके पास होते हैं। तो उनके पास जो तकनीकी ज्ञान है वो आधुनिक समाज या आधुनिक अर्थव्यवस्था की तुलना में बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। तीसरा है न्यूनतम श्रम विभाजन। न्यूनतम श्रम विभाजन का जो तात्पर्य है वो ये है, हमने श्रम विभाजन पढ़ा है पहले भी, जो हमारे सामाजिक विचारक है उसमें श्रम विभाजन है। तो डिवीज़न ऑफ लेबर का मतलब होता है कार्य का बंटवारा, कि व्यक्ति क्या योग्यता के अनुसार जब कार्य का बंटवारा किया जाता है तो उसे श्रम विभाजन कहते हैं। तो जो दुर्खिम ने अपने अध्ययन में बताया है, उन्होंने बताया है कि जनजातियों में आर्थिक क्षेत्र में न्यूनतम अथवा न के बराबर श्रम विभाजन होता है। इसका कारण क्या है? इसका मुख्य जो कारण है उनकी जनसंख्या का कम होना तथा जनसंख्या का घनत्व कम होना बताया है। पूरे परिवार में यदि हम व्यवहारिक रूप में भी देखें तो प्रत्येक परिवार में, प्रत्येक आदिम समाज में परिवारों में जो कार्य है उनका बंटवारा नहीं पाया जाता है। किसी भी प्रकार के कार्य को किसी भी व्यक्ति के द्वारा कर लिया जाता है, और या कार्य का बंटवारा होता भी है तो बहुत कम मात्रा में होता है। जबकि यदि हम वर्तमान में देखेंगे कि आधुनिक जो अर्थव्यवस्था है उसमें व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार कार्य दिया जाता है और उस योग्यता के अनुसार ही वो कार्य करता है और अधिकतम श्रम विभाजन पाया जाता है। अगला है विशेषीकरण का अभाव। अब यदि आदिम अर्थव्यवस्था की बात करें, आदिम समाज की बात करें, तो इनके अंतर्गत लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन पाया जाता है। क्यों? क्योंकि यदि श्रम विभाजन न्यून होगा, श्रम विभाजन कम होगा या डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होगा तो स्वतः ही व्यक्ति में विशेषीकरण नहीं आ पाएगा। विशेषीकरण का तात्पर्य है किसी भी कार्य को करने की विशेष योग्यता या विशेष तरीके से विशेष योग्यता से किसी कार्य को करना। यदि हम वर्तमान में किसी भी आधुनिक अर्थव्यवस्था में देखेंगे तो प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार कार्य दिया जाता है, और जब वो एक ही प्रकार के कार्य को निरंतर करता है तो उसमें विशेषज्ञता या विशेषीकरण पाया जाता है। जबकि जो आदिम अर्थव्यवस्था है उसमें विशेषीकरण का अभाव पाया जाता है। अगला है यातायात के साधनों का अभाव। अब बात करें हम कि आदिम अर्थव्यवस्था यदि सुदृढ़ होना भी चाहे तो अनेक ऐसे कारण हैं जिनमें यातायात के साधनों का अभाव एक मुख्य कारण है, कि जो आदिम समाज है उनमें यातायात के साधनों का अभाव पाया जाता है। वहाँ सड़कें नहीं होती है, दुर्गम स्थानों में उनके घर होते हैं और वे नौकरी नहीं कर सकते, अपनी जो वस्तुएं हैं या अपने उत्पादन को आसपास या दूर मंडी तक ले जाने में उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो ये सभी कारण हैं, इस वजह से जो आदिम अर्थव्यवस्था है वो आधुनिक अर्थव्यवस्था तक नहीं पहुंच पाई है या उससे भिन्नता लिए हुए होती है। अगला है वस्तु विनिमय। अच्छा, वस्तु विनिमय हम सभी समझते हैं, और हमने ग्रामीण परिवेश में यदि हमने जन्म लिया है तो हमने देखा भी होगा कि वस्तु विनिमय पाया जाता है। जो आदिम अर्थव्यवस्था है उसमें वस्तु विनिमय होता है। जैसे मजूमदार और मदान भी कहते हैं कि जनजातियों की जो आर्थिक व्यवस्था है
उसमें जो उन्होंने उसका वर्णन किया है उसमें बताया है कि जनजातियों में मुद्रा का उपयोग कम होता है। जो आधुनिक समाज की तरह आधुनिक समाजों में मुद्रा का उपयोग किया जाता है उस प्रकार से आदिम अर्थव्यवस्था में मुद्रा का उपयोग नहीं होता है या बहुत कम होता है। जो जनजातियों में आपस का लेन देन वो वस्तु विनिमय के माध्यम से होता है। हम लोगों ने देखा भी होगा, व्यवहारिक रूप में हम बात करें तो, कि हमारे जो आदिम अर्थव्यवस्था या आदिम समाज हैं या ये कई ग्रामीण परिवेश में आदिम समाज हैं, उनमें हमने देखा होगा, आप लोगों ने भी देखा होगा कि यदि किसी व्यक्ति के किसी वस्तु का उत्पादन होता है तो वो अन्य वस्तु देकर उससे वो वस्तु क्रय कर लेता है। अर्थात मुद्रा का प्रयोग लगभग न के बराबर या बहुत ही कम मात्रा में किया जाता है। ये एक इसकी प्रमुख विशेषता होती है। अगला है नियमित लाभ आर्थिकी का अभाव। लाभ आर्थिकी जो शब्द है, लैक ऑफ प्रॉफिट इकोनॉमी, उसका मतलब है जो आदिम समाज है उसमें उत्पादन बहुत कम होता है और जो उत्पादन होता है वो लाभ कमाने के उद्देश्य से नहीं किया जाता है। क्योंकि यदि किसी व्यक्ति के पास कम संसाधन है, कम भूमि है या लाभ कमाने के कम साधन है तो उसका उद्देश्य सबसे पहले अपना पेट भरना होता है। उसे इस चीज़ की परवाह होती है कि कैसे वो अपने परिवार का पेट पाले, ना कि ये कि किस प्रकार से वो अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करे। इसलिए इसमें लाभ आर्थिकी का अभाव पाया जाता है। अगला है नियमित बाजार का अभाव। जैसा कि हमने पहले उसमें पढ़ा कि यातायात के साधनों का अभाव होता है, तो जनजातियों की बात करें या आदिम अर्थव्यवस्था की बात करें, उनके अंतर्गत जो खरीद करने की क्षमता है वो कम होती है, उत्पादन इतना नहीं होता है और रोज़ बाज़ार में जाकर बेचा जा सके। उत्पादन होता है तो बहुत कम होता है या केवल इतना होता है कि उनकी ज़रूरतों की पूर्ति की जा सके, क्योंकि जनसंख्या कम और विस्तृत होती है, अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों में फैली होती है। तो इन कारणों से आदिम समाज में नियमित बाजार का अभाव पाया जाता है। अगला है नवाचार का अभाव, लैक ऑफ इनोवेशन। नवाचार का मतलब है नई चीज़ों की खोज या आधुनिक समाज से जुड़ने की हम बात करें तो जो आदिम अर्थव्यवस्था है उसमें स्थिरता अधिक पाई जाती है। नवाचार का ये लोग स्वागत नहीं करते हैं या बहुत ही कम मात्रा में ये अपनी चीज़ों को बदलते हैं। ना तो ये खोज और आविष्कार में विश्वास रखते हैं और इसका ये कारण है कि ये जो नवाचार है, इनोवेशन है, उसको अपनाने से डरते हैं। और इनके अंतर्गत हम देखेंगे तो आंतरिक नवाचार भी बहुत कम देखने को मिलता है। जो परंपरागत तकनीक है, जो परंपरागत तरीके हैं, ये उसी प्रकार से अपना कार्य करते हैं। अगला है वस्तु संचय का अभाव। अब सबसे बड़ी बात है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा, समाज द्वारा वस्तु का संचय तब किया जाता है जब वो उनका उद्देश्य लाभ कमाना हो या भविष्य को देखना हो, जबकि जो आदिम अर्थव्यवस्था है उनका उद्देश्य ये नहीं होता है। इसलिए इनमें वस्तु संचय का या वस्तुओं को इकट्ठा करने का अभाव पाया जाता है। ये वस्तुओं का एकत्रीकरण नहीं करते हैं। अब बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जिससे हम समझ सकते हैं कि ये क्यों ऐसा होता है। जैसे हम बात करें तो उत्तरी रोडेशिया जो है उस वहाँ के जो बेम्बा लोग हैं वो लोग अनाज फल आदि जमा तो कर लेते हैं लेकिन वह सब खराब हो जाता है। वो इनको सुरक्षित नहीं रख पाते हैं। गर्मी से, नमी से, दीमक कीड़ों से अनाज और फल नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार हम देखें तो टिकोपियावासी जो हैं वो मछली को साफ़ करना नहीं जानते थे, तो मछली को साफ़ करना नहीं जानेंगे तो वो भी खराब हो जाएगी। तो इस प्रकार से उनमें वस्तु संचय का अभाव पाया जाता है। अगला है उपहार या गिफ्ट। तो यदि आदिम अर्थव्यवस्था में हम देखें तो उपहारों का लेन देन भी होता है। उपहारों का लेन देन की प्रथा भी पाई जाती है। यदि किसी व्यक्ति के यहाँ अच्छी पैदावार होती है, अच्छी फसल होती है, तो वो अपने संबंधियों और मित्रों को उपहार स्वरूप कुछ हिस्सा उसमें से देता है। और इनमें जो उपहार का है ये नियम, एक तरह से कहें कि नियम पाया जाता है। जैसे मेलनोस्की ने भी वस्तु विनिमय के बारे में बताया है
जो आदिम अर्थव्यवस्था है उसका एक महत्वपूर्ण भाग मेलिनोव्स्की ने वस्तु विनिमय या उपहार देना बताया है। जो उपहार देकर व्यक्ति जनसाधारण मुखिया या सरपंच का अपने प्रति ध्यान आकर्षित करता है। तो ये सभी आदिम अर्थव्यवस्था की विशेषताएं हुई और आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।